हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 41 लेके आए हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? तो स्थानांतरित किया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। इसके अलावा जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली वाला जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और जो आगरा वाला लाल किला है वो किसने बनवाया था? वो अकबर ने बनवाया था। ठीक है, जो आगरा का लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था और दिल्ली वाला लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और जो सारे मुगल थे उन मुगलों में सबसे ज़्यादा जो वास्तुकला का जानकार था, यानी वास्तुकला का सबसे ज़्यादा विकास वो किसके समय हुआ है? तो वो आपका शाहजहां के समय ही हुआ है। ठीक है, ये न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर आपकी जहांगीर ने लगवाई थी। ठीक है, जिंदा पीर किसे बोलते हैं? तो जिंदा पीर बोला जाता है औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म की प्रमुख धार्मिक पुस्तक क्या है? तो सिख धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है वो कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब। इसको 11वें गुरु भी कहा जाता है। इस पुस्तक को 11वां गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर आता है? यानी एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के बराबर होता है? तो 4 मिनट के बराबर होता है एक देशांतर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोहम्मद सरदार अली खान। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट्स का विस्तारित रूप क्या है? तो राइट्स का विस्तारित रूप क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, ये राइट्स का विस्तारित रूप है। पहला प्रश्न देखते हैं, गिल्ली का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, आपने देखे होंगे कि जो क्रिकेट में विकेट होती है उनके ऊपर गिल्ली लगी होती है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, उसी गिल्ली की बात चल रही है। तो ये गिल्ली किसमें होती है? तो ये आपकी क्रिकेट में होती है गिल्ली। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस साल किसको मिला है? तो उर्दू के कवि हैं गुलजार, उर्दू के हैं। और जो संस्कृत के विद्वान हैं राम भद्राचार्य, संस्कृत के। इन दोनों को ही क्या मिला है? दोनों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राशि पातन यानी कि डंपिंग का क्या तात्पर्य है? तो डंपिंग का मतलब होता है कि जो उसकी ओरिजिनल कीमत है उससे भी कम कीमत पर बेचना, उसको बोलते हैं डंपिंग। यानी वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल को निर्यात करना क्या कहलाता है? डंपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि फर्स्ट प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण सफलतापूर्वक कब संपन्न किया गया था? तो जो अग्नि-1 मिसाइल है उसका टेस्टिंग कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2013 को उसकी टेस्टिंग हुई थी। बात करें अग्नि फर्स्ट की तो इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है? इसकी क्षमता है 700 से 1200 किलोमीटर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से किससे घिरा होता है? तो जो प्रायद्वीप होता है वो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे अपना भारत है, भारत तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? तो पानी से घिरा हुआ है। तो भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और इनका जन्म कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भारत के पहले गृह मंत्री है, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। और ये लियाकत अली खान कौन है? ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री पीएम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान नागरिकता प्रदान करता है, कैसी नागरिकता देता है? तो सिंगल यानी कि एकल नागरिकता देता है। ये नहीं है कि आप भारत में रहकर दो देशों की नागरिकता ले सकें, ऐसा नहीं है। यदि आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी है तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर अटलांटिक गठबंधन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में।
ये किस देश में पड़ता है? तो ये आपका बेल्जियम में पड़ता है। और यहाँ पे एक मुख्यालय और है, किसका है वो? यूरोपियन यूनियन, ईयू का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में ही है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। जो अर्थशास्त्र का संबंध है वो किससे है? तो ये आपका राजनीति से संबंधित है, ठीक है, राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। ये इकोनॉमिक्स का ग्रंथ नहीं है, ये किसका ग्रंथ है? तो ये राजनीति का ग्रंथ है। बात करें जयदेव की रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक किसकी है? तो जयदेव की है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? सतीश गुजराल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपका चित्रकारिता से है, यानी कि पेंटिंग से संबंधित है सतीश गुजराल। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें सदिश राशि कौन सी है? सॉरी, कौन सी नहीं है? तो देखिए इसमें दो ऑप्शन जो ऐसे हैं जो दोनों ही सदिश राशियां नहीं है। दावा आपका सदिश राशि नहीं है और आपका द्रव्यमान भी सदिश राशि नहीं है, तभी ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, ठीक है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए बल कैसी राशि है, तो बल आपकी सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन में आपकी सदिश राशि है। ये सारी चीजें ध्यान रखिए। इसके अलावा सम्वेग आता है, सम्वेग है ये, इसमें आवेग है, आवेग भी आपका सदिश राशि में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उनका प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। बात करें क्रायोजेनिक की, तो क्रायोजेनिक का मतलब ही किससे होता है? निम्न ताप वाले इंजन से। निम्न ताप वाले इंजन से मतलब होता है क्रायोजेनिक। ये जो क्रायोजेनिक वर्ड है इसका संबंध भी किससे होता है? निम्न ताप से, ठीक है, यानी वेरी लो टेम्परेचर वाले जो इंजन होते हैं उनको क्रायोजेनिक इंजन बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गोले को एच ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेंगे। कैसे गिरेंगे? तो दोनों एक साथ गिरेंगे। जब प्रतिरोध क्या होगा? नगण्य होगा, तो दोनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है। यदि प्रतिरोध नगण्य नहीं है, यानी कि आपको यानी कि नॉर्मल कंडीशन में गिरा जा रहा है, तो क्या होगा कि लोहे का वाला जो होगा वो पहले गिरेगा और लकड़ी वाला बाद में गिरेगा। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो जो ऊष्मा प्रवाह होता है वो टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, यानी कि तापमान के अंतर पर डिपेंड करता है, क्या कहता है? तो डिपेंड करता है, यानी कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो कैसे होता है? तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। कब तक होता है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? बराबर बराबर ना हो जाए, तब तक प्रवाह होता रहता है, हाई से लो की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि का वेग होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो आपका तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है ध्वनि का वेग। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण क्या है? भिन्न भिन्न है, तो वे क्या कहलाएंगे? तो उनको समस्थानिक या फिर आइसोटॉप कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एनटीपी पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है, ठीक है, 22.4 लीटर होता है एक मोल का आयतन। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके, यानी कि CaOH का होल्ट्राइज का प्रयोग करके आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? यानी कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका मैं आपको समीकरण बता देता हूँ, रिएक्शन कैसे है। देखिए सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, Na प्लस कौन सी गैस डाल रहे हैं इसमें? पानी में डाल रहे हैं। यहाँ पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ट्वाइस करना पड़ेगा और ये बन जाएगा आपका NaOH का होल ट्वाइस, NaOH का होल ट्वाइस प्लस के H2, ठीक है, ये आपका बैलेंस बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? आपकी निकल जाएगी। इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो ये आपके मैग्नेटाइज जो अयस्क होता है, ये किसका अयस्क होता है? ये आपका लोहे का अयस्क होता है, ठीक है, लोहे का अयस्क होता है। इसके पृथक्करण में ये विधि प्रयोग की जाती है। एक कोशिका साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी रहती है? तो ये आपकी जुड़ी रहती है प्लाज्मा झिल्ली से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? तो कौन सा रोग है? तो आपका रोग है टिटनेस, ठीक है। इसको धनुष टंका रोग भी कहा जाता है, धनुष टंका रोग भी कहा जाता है किसको? टिटनेस को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। बात करें विटामिन सी की, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो आंवला होता है।
आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है, यानी मनुष्य सामान्यतः कितनी बार सांस लेता है 1 मिनट में? तो 16 से 18 बार। ठीक, और जो धड़कन कितनी बार धड़कती है? तो 70 से 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त बनता है वो कहाँ बनता है? तो जो हड्डियों के बीच में जो खोखलापन होता है वहां पर बनता है, उसको बोलते हैं हम अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो। और इकट्ठा कहाँ होता है? तो इकट्ठा होता है प्लिया में, इसको बोलते हैं ब्लड बैंक, रक्त बैंक। इसको बोलते हैं स्प्लीन, स्प्लीन कह सकते हैं यहाँ पे, इसको प्लिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लड बैंक। ये बॉडी के अंदर ब्लड बैंक की तरह काम करता है प्लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है डी से, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है डी से। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से गलत होगा? ए बड़ा है डी से, तो ए बड़ा है डी से, ये सही है। बी बड़ा है सी से, सॉरी यहाँ देखिए, ए बड़ा है सी से, तो ए सी से भी बड़ा है, तो ये भी सही है। डी ए से बड़ा है, तो डी ए से बड़ा नहीं, छोटा है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, आपसे गलत ही पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ के लिए आखिरी बस रात को 10 बजे चलती है। यदि बसें प्रत्येक 3 घंटे के समान अंतराल पर छूटती हैं तो कुल 6 बसें हैं, तो तीसरी बस दिल्ली से कब छूटेगी? ठीक है, तो हर 3 घंटे बस छूटनी है, तो लास्ट जो बस छूटी है वो 10 बजे छूटी है। इसका मतलब जो उससे 3 घंटे पहले यानी कि 7 बजे छुट्टी होगी, उससे 3 घंटे पहले यानी कि 4 बजे छुट्टी होगी, और उससे 3 घंटे पहले यानी कि 1 बजे छुट्टी होगी। तो देखिए, छठी बस छुट्टी है 10 बजे, पांचवी बस 7 बजे और चौथी बस 4 बजे, और जो तीसरी बस होगी वो कितने बजे छुट्टी होगी? 1 बजे छुट्टी होगी। आपसे पूछा है कि तीसरी बस कितने बजे छुट्टी है, तीसरी बस कितने बजे छूटेगी? तो कितने बजे छूटेगी? तो वो 1 बजे छूटेगी, यानी कि दोपहर के 1 बजे छूटेगी। क्यों? क्योंकि ये रात के 10 बजे छुट्टी है, तो हमें टाइम क्या करना है? घटाना है। 3-3 घंटे हमें क्या करना है? घटाना है, क्योंकि 3-3 घंटे के अंतर पर क्या कर रही है? बस छूट रही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 बजे। अगला क्वेश्चन देखिए, राधिका एक कक्षा में ऊपर से 16वें नंबर पे और नीचे से 32वें नंबर पे, तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल विद्यार्थी कैसे निकालेंगे? 16 प्लस के 32 माइनस के 1, यानी 16 और 32 48 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 47। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फॉल, कॉल्ट और फिली, ये तीनों नाम किसके शावक से संबंधित हैं? तो ये तीनों ये नाम है वो किससे संबंधित हैं? तो ये घोड़ा के बच्चे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, फॉल, कॉल्ट और फिली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक बहादुर व्यक्ति में हमेशा क्या पाया जाता है? तो बहादुर व्यक्ति हमेशा क्या होता है? उसमें साहस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दशमलव संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है? सबसे बड़ी संख्या होती है 5 अंक की 99,999, और सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 9 9 9 और ये 8, प्लस आपकी 10,000वीं संख्या भी होगी, तो एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये आपका 90,000। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, यानी जब 63.5535 में भाग करेंगे 13.05 से, तो कितना आंसर आएगा? तो देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं? 2। तो जब हम 4 में से क्या करेंगे? हम 2 घटा देंगे, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 2 अंक हैं, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। तो आपका जो आंसर आएगा उसमें जो पॉइंट लगेगा वो दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद लगेगा। तो दाईं तरफ से 2 अंक किसमें है? इसमें है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यदि मान लीजिए यहाँ पे 3 अंक होते पॉइंट के बाद और यहाँ पे 2 होते, तो आपके आंसर में कितने अंक आते हैं? 3 माइनस के 2 यानी कि 1 अंक आता। यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस के 2 कितना आएगा? 2। यदि हम 5 होते हैं तो 5 माइनस के 2 यानी कि 3 अंक आते हैं। जितना है उसका क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। गुणा में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता तो यहाँ पे 4 अंकों के बाद है, यहाँ 2 अंकों के बाद है, तो आपके जो आंसर होगा उसमें पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा दाईं तरफ से? तो 4 और 2 6 अंकों के बाद आना चाहिए था। भाग में क्या करते हैं? भाग में हम घटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए की पावर 5 गुणा ए की पावर 2 किसके बराबर होगा? पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जब आधार क्या है? समान है, तो घातें क्या होगी? जुड़ जाएंगी, यानी कि ए की पावर कितना हो जाएगा? 5 और 2 7। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है अर्थात 90 अंश का है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? तो इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई कितनी है, लंबाई है 8, चौड़ाई कितनी है 5, तो 8 पंजे 40, यानी 40 वर्ग सेंटीमीटर, उसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी। cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान होता है 0, कितना होता है 0, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, ठीक है। -13 प्लस -6 प्लस -4 गुणा -5 गुणा -4, इसको सॉल्व करना है। देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 8, 15 और 21 का लास्ट जवाब बताइए कितना होगा। तो देखिए लास्ट जवाब मैंने आपको कई बार कराया है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका भी बताइए और इसका भी बताइए, दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 का 16 सही 2/3% कितना होगा। देखिए 300 गुणा 16 सही 2/3% का मतलब होता है 16 थी 48 और 2 50, यानी कि 50/3 परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा 100। 3 गुणा 100 कितना होता है 300, 300 से 300 खत्म, कितना बचेगा 50। आपका सही आंसर हो जाएगा 50। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्या सॉल्व करते हैं इसे। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ बताइए। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रय मूल्य को शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य होता है उसको शॉर्ट में लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, ठीक है। आपसे बोला कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी ऑफ 12, यानी 12 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो 12 इंटू सीपी बराबर 9 इंटू एसपी, तो यहाँ से सीपी अपन एसपी बराबर कितना मिल जाएगा, सीपी अपन एसपी बराबर मिल जाएगा 9/12। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 9 है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 12 है। इसका मतलब 9 वाली वस्तु कितने में बेची जा रही है 12 में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ कमा रहे हैं 3 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, कितने पे 9 पे, क्योंकि लाभ की गणना किससे होती है क्रय मूल्य पर होती है। तो इसका मतलब लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ कितने का है 3 का बटे में क्रय मूल्य यानी कि 9 गुणा 100, ये हो जाएगा 3 से कटेगा 3 बार, और 100/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा। इसको देखिए औसत वाले क्वेश्चन को, यदि 35, 39, 41, 46 और 27 और एक्स है का औसत कितना है 38 है, तब एक्स का मान क्या होगा। देखिए क्या सॉल्व करते हैं इसे। देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। पद कितने हैं, देखिए पद कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं, बटे में तो 6 आ जाएगा आपका। पदों का योग यानी इन सब का योग कितना हो जाएगा, तो इन सब का योग है आपका 35 प्लस के 39 प्लस के 41 प्लस के 46 प्लस के 27 और प्लस के एक्स। इनका औसत है कितना है, इसका औसत कितना है 38, तो बराबर में आ जाएगा आपका 38। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 38 गुणा 6 कितना होता है, तो 38 गुणा 6 होता है 228, बराबर इन सबका जोड़ कितना है, तो इन सबका जोड़ आ जाएगा आपका, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 118, 118 नहीं 188 आएगा, ठीक है। कितना है 188 प्लस का एक्स, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 228 माइनस के 188 यानी कि 40, यानी एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 40, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15,625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है, तो इसका वर्गमूल होता है आपका 15,625 का वर्गमूल हो जाएगा 125, 125 में कितने अंक हो गए, तो इसमें अंक हो गए आपके 1 2 3, 3 अंक हो गए। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो निकालने के लिए वीडियो पड़ी हुई है, कैसे देख लीजिए इसको। और दूसरा तरीका इसका क्या होगा, देखिए एक कितने अंक इसमें 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो 5 बटे में क्या कर दीजिए वर्गमूल निकालने के 2 का भाग कर दीजिए, कितना जाएगा 2.5, 2.5 यानी 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक है तो कौन कितने अंक बनेंगे 3, यदि 2 से कम होता तो कितने बनते। देखिए यदि 2.5 से अधिक होता है यानी 2.5 या 2.5 से अधिक होता तो कितने अंक आएंगे 3, और 2.5 से कम होगा कितने आएंगे 2, ठीक है, यानी 5 से अधिक जाएगा तो 3 बनेंगे और 5 से कम आएगा तो 2 बनेंगे। कुल मिला क्या करना है, अंकों को 2 से भाग कर देना है और फिर आपको चेक कर लेना है, ठीक है। दीपक ने 12% सालाना ब्याज की दर से
1500 रुपये अपने मित्र से उधार लिए। 2 वर्ष बाद 73 दिन बाद, तो 2 वर्ष और 73 दिन के बाद में पैसे लौटा दिए। उसने अपने मित्र को कितना धन चुकाया? देखिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 वर्ष 73 दिन का मतलब क्या होता है कि इनको हम दिन में चेंज कर लेते हैं। 2 वर्ष 73 दिन में कुल मिलाकर कितने दिन होंगे, तो एक वर्ष में होते हैं 365 दिन प्लस के 73 दिन। तो ये हो जाएगा आपका 730 प्लस के 73 यानी कि 803 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मूलधन कितना दे रखा है 1500, तो ब्याज कैसे निकालेंगे। ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी कि 1500 गुणा अंतर यानी कि 12 गुणा समय, समय कितना है 803 दिन, बटे में क्या कर देंगे 365 से भाग कर देंगे। यानी ये जो दिन है, दिन को सॉरी ये साल है, साल को हमने दिन में चेंज कर दिया। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 100। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 खत्म। अब देखिए 73 से और सॉरी 15 से 5 से कटेगा ये 3 बार, और 5 से कटेगा आपका 5 7 35, 5 3 15, 73 बार कटेगा, और 73 से कितने बार कटेगा 11 बार। तो 11 3 33, 33 इंटू 12 कितना होता है 396। यानी ब्याज कितनी मिल गई, ब्याज मिल गई 396। तो चुकाएगा कितने, तो जो उसने 1500 रुपये लिए वो भी चुकाएगा और ब्याज के भी चुकाएगा। तो मैं कितने चुकाएगा, ये चुकाएगा आपके 1896 रुपये। यानी कुल मिलाकर एंड में कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 1896 रुपये उसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, सी अनुपात डी इतना है, तो ए अनुपात डी कितना होगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 4 एलिमेंट है ए बी सी और डी, तो मैं लिख लिया यहाँ पे ए बी सी और डी। सबका अनुपात निकाल लेते हैं। ए और बी का अनुपात दे रखा है 8 और 15, बी और सी का दे रखा है 5 और 8, सी और डी का दे रखा है 4 और 5। क्लियर, अनुपात की जगह अनुपात लिख लीजिए। क्लियर, अब जहाँ पे जगह है वहाँ पे पूरा कर लीजिए। जैसे कि 15 के आगे यहाँ पे जगह है 15 लिख लीजिए, और यहाँ पे भी जगह है तो यहाँ पे भी 15 लिख लीजिए। 8 के आगे जगह है तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए, यहाँ पे 4 के आगे जगह है यहाँ पे 4 लिखिए, और यहाँ पे भी 4 लिखिए। यहाँ पे 5 के आगे जगह है तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका ए है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको। आपसे पूछा कि ए और डी का अनुपात बताइए, तो हमें ए और डी से मतलब है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आ गई 8 गुणा 5 गुणा 4, यानी कि 8 गुणा 5 गुणा 4। और डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू आएगी आपकी 15 गुणा 8 गुणा 5। ठीक है, दोनों का अनुपात निकाल लीजिए क्योंकि ए और डी का अनुपात पूछा है आपसे। देखिए अनुपात में क्या होगा, समान संख्या कट जाएगी, 8 से 8 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना बचेगा 15। यानी कि ए और डी का अनुपात कितना आ गया 4:15। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो जब खंभे को पार करेगी रेलगाड़ी तो जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी उसको। तो देखिए लंबाई पूछिए, तो लंबाई क्या होगी, यानी लंबाई यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, यानी कि 5/18 से कितना गुणा करना पड़ेगा, और समय कितना लग रहा है 6 सेकंड, तो गुणा कर देंगे 6 का, यानी कि चाल गुणा समय। इसके बराबर होता है दूरी के बराबर, दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो 6 से कटेगा आपका 3 बार, और 3 से कटेगा आपका 12 बार, 12 पंजे 60। यानी कि जो ट्रेन है वो कितनी लंबाई मीटर है, कितनी मीटर लंबी है वो मीटर लंबी है आपकी 60 मीटर लंबी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।